अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आप इधर हैं? हाँ मैं इधर हूँ, बिल्कुल। मैं चाह रहा था आप थोड़ा और फासला, लिटरली ऐसा करें, उधर क्यों नहीं बैठ जाते? आप थोड़ा सा और फासला बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है आजकल सभी को सभी से खतरा है। तो जब सभी को सभी से है तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। और बस अल्लाह से दुआ करें और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी है। एक तो बात आया है कि हमारी अपनी बेहसी, हमारी अपनी जो अंदर की सिफात थी ना, वो खुल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको जनरलाइज नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकायदा लाइफ सेविंग ड्रग्स अतिया कर रहे हैं, अपने पैसों से खरीद कर ऑक्सीमीटर्स अतिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का लोगों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है जो बाकायदा सौदे कर रही है। येस्टरडे आई गॉट अ फ्यू स्क्रीनशॉट्स और उस पर किसी ने लिखा हुआ था, आप किसी से रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हमें अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें, हम आपके लिए सारा अरेंज करेंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतजाम। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो 3 लाख रुपए की ऑफर है, अगर आप इससे ज्यादा मुझे पे कर सकते हैं तो मुझे बताएं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। ऐसे में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हुकूमत से, कोई लॉकडाउन, नो लॉकडाउन नहीं, सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स और बेसिक चीजों की जो सप्लाई है वो यकीनी बना। हाँ, लेकिन इस साथ साथ जरूर ये भी कह दें कि हर चीज एक्सपेक्टेशन रखना, हुकूमत ये कर दे, हुकूमत वो कर दे, मतलब लोगों को क्या हो गया है कि प्लाज्मा बेचने पे तुल गए हैं। मतलब कि वाई ऑलरेडी इतने मुश्किल वक्तों से पूरी दुनिया गुजरी और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली गुजर ही रहा है। लेकिन उसमें ये नहीं कि आप अपने कुछ अमाल ठीक करें, आप कुछ आखिरत का सोच लें, साथ साथ आप इन चीज़ों पे उतर आए। एक बात बताऊं, जो भी अस्पताल से रिकवर हो रहा है ना, हुकूमत को चाहिए कि जबरदस्ती उन सबसे प्लाज्मा ले। जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता, पता नहीं, आई डोंट नो देन हाउ द सिस्टम वुड वर्क। वेल, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, हम इम्प्लोर ही कर सकते हैं लोगों को कि मत ऐसा करें। जो फिट है, जो देने के काबिल है, उनको इंसिस्ट करें, उन्हें कन्विंस करें, उनको अस्पताल से प्लाज्मा देकर फिर फारिग करें। और हम रोजाना सुबह तकरीबन ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ा दिल दुखता है लोगों को मारे मारे फिरते देखते हुए। वैसे भी प्लाज्मा कुछ हफ्तों बाद आप डोनेट कर सकते हैं, फौरन आप डिस्चार्ज हो तो डोनेट भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो खुद मौत के मुंह से निकला हो, जो अभी ठीक होके आया है, उसको कैसे आइडिया आ सकता है कि आओ जी आप पैसे बनाएं इस चीज़ पे। तो आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब फर्स्ट, क्योंकि पंजाब में जी जगह जगह पे स्मार्ट लॉकडाउन जो है। और कल आपने बयान सुना वज़ीर सेहत पंजाब का? जी, अभी वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बताएं जी कि मुल्क में आज से स्मार्ट लॉक शुरू हो गया है और सवात, पेशावर, सरगोदा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए। लाहौर के कुछ इलाकों में आज रात 12 बजे से बंद होंगे कुछ इलाके, और कराची के ज़िला गरबी की 16 यूनियन काउंसिल्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। सवालात उठ रहे हैं कि आखिर मुकम्मल लॉकडाउन किए बगैर नताइज कैसे मिलेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है वैसे तो। और आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने बताया कि आज रात 12 बजे के बाद शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा के इलाकों को बंद कर दिया जाएगा। ये लाहौर के इलाके हैं। गुलबर्ग के कुछ इलाके, निश्तर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़, ओल्ड सिटी और मजंग के इलाकों को भी बंद कर दिया जाएगा। और वज़ीर सेहत का कहना है कि इलाके कम अज़ कम 2 हफ्तों के लिए बंद किए जाएंगे और इस दौरान खाने पीने की अशिया और फार्मेसीज खुली रहेंगी। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अल्लामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लाहौर के कई इलाकों में कोरोना मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और SOPs पर अमल हो ही नहीं रहा है। जौहर टाउन के इलाके में 388 और वाबडा टाउन के इलाकों में 200 से ज़ायद केसेस हैं। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 20 हसास शहरों की निशानदही करते हुए सूबों को आगाह कर दिया है कि यहाँ कोरोना इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। उन शहरों में 4 सूबाई दारुल-हुकूमत समेत बड़े शहर शामिल हैं। मुल्क के ज़ाहिर है अब ऐसा लगता है कि वाहिद जो वे आउट है ना, वो ये है कि आप किसी दूर फार फ्लंग एरिया गांव में जाकर बैठ जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता आप खुद जाके बैठेंगे तो आप उस गांव को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये तो अभी स्टार्ट होगा, सो लेट्स सी। किया हुआ? हाँ, कुछ किया, वो ठीक है। अच्छा, वो गांव में सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉट बैड, ये तो बड़ी अच्छे है, फिर एक्सपेरिमेंट ही हो गया। मुसर्रत चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, और साथ ही बेनज़ीर शाह भी हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ कि लाहौर के जो इलाके मुकम्मल लॉकडाउन के लिए मार्क किए गए हैं
वहाँ से क्या रिपोर्ट्स मिली थी वो ज़रा आप हमें बता दें। केसेस ज़्यादा हैं या SOPs पर अमल नहीं हो रहा, कुछ डिटेल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली लाहौर के वो इलाके जो कंप्लीट लॉकडाउन जहाँ किया जा रहा है, या पंजाब के वो इलाके बेसिकली हम लोग जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ केसेस या लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, उनको पहले भी जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने टारगेट करके स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ था। लेकिन अब चूँकि इन इलाकों की तादाद अगर हम लाहौर की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि इन इलाकों में लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, और ताकि इस इलाके के अंदर ही उन लोगों की मूवमेंट रखी जाए और उस जगह से बाकी जगहों पे जो स्प्रेड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तमाम दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। उसकी वजह यह है कि विद दिस इकोनॉमी और इतने लंबे टाइम के लिए, जबकि WHO ने इसको एंडेमिक करार दे दिया है, तो हम नेवर एंडिंग लॉकडाउन कभी भी नहीं कर सकते। तो स्मार्ट लॉकडाउन ही इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स की सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाई हम उन एरियाज़ को लॉकडाउन करेंगे जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है। लॉकडाउन की इफेक्टिवनेस पे भी बहुत सी थ्योरीज हैं कि अगर पूरा जिस्म है उसका एक हिस्सा इन्फेक्टेड है, उसको एक हिस्से को आप बंद कर देंगे तो क्या बाकी जिस्म बच जाएगा या नहीं बचेगा, इस पे भी बहुत सी थ्योरीज हैं। बेनज़ीर, आपकी तरफ आएंगे। वैसे कल जो जियो न्यूज़ पर ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, आई डिड नॉट टेक ऑफेंस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना खानदान भी कोई खास सीरियसली नहीं रहा है। उन्होंने यही कहा कि लाहौरियों ने मजाक समझा हुआ है। एक तो जनरल सेंस बताइएगा, और दूसरा ये स्मार्ट लॉकडाउन दुनिया में जहां जहां भी हुआ, कुछ कुछ इलाकों में, शहरों में, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? अब्दुल्ला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाई डिड यू नॉट टेक ऑफेंस? बिकॉज़ जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कल रात को बात की और मैंने भी उनको सुना जी, यहाँ यही वो शहर है लाहौर जहाँ से वो इलेक्शन लड़ती है, यही वो शहर है जहाँ पे वो जाके वोट मांगती है। लेकिन हम सारे लाहौरी जाहिल हैं, पाकिस्तानी भी जाहिल हैं, और ये वो मुल्क है जहाँ से उनकी पार्टी ने वोट लिए और इक़्तिदार में आई, लेकिन फिर शायद हम जाहिल हैं। तो आई एम वेरी ऑफेंडेड। मुझे नहीं पता आप क्यों ऑफेंड नहीं हुए। देखिए, मैं इसलिए नहीं हुआ ऑफेंड बेनज़ीर, लेट्स टेक इट फर्दर, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द, ठीक है, जहालत वाली बात पे तो नहीं कहनी चाहिए थी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, लेकिन मजाक जहां समझा हुआ है वो बात सच है। ठीक है, अब अपनी नाकामी जो है ना आवाम पे मत डालें। और अगर ठीक है, अगर हम इतने जाहिल हैं, हम SOPs नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर आप लॉकडाउन लगा दें। बेनज़ीर, आई एग्री विद यू। बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने दी है और इस किस्म की चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, और खासतौर पे जब ऑलरेडी इतनी टेंशन हो। बट गिव अस द ट्रू पिक्चर ऑफ लाहौर। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की जहाँ पे बात हो रही है, एक रिपोर्ट आई थी 15 मई को, रईस अंसारी साहब ने वो देखी थी। उसमें क्या लिखा हुआ था? एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा हुआ था कि इतनी तेजी से ये वायरस लाहौर में फैल गया है कि कोई इलाका नहीं है लाहौर का जो डिजीज फ्री है। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कोई लॉजिक ही नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन का, क्योंकि ये वायरस हर जगह फैल चुका। उसके बाद WHO की भी रिपोर्ट आई, आपने वो भी देखी होगी। उसमें भी लिखा हुआ था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है, मईशत को नुकसान होगा तो 2 हफ्ते आप लगाएं, 2 हफ्ते उठा दें। देखिए, अभी आपने 9 इलाकों में लगा दिया है लॉकडाउन, ठीक है, और ये बहुत बड़े इलाके हैं, छोटे इलाके नहीं। अल्लामा इकबाल टाउन, रिश्ते टाउन, ये बहुत बड़े इलाके हैं। यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं। आप कुछ इलाके अभी भी हैं जो आपने नहीं बंद किए, जैसे अनारकली है, इचरा है, माल रोड है, इनको आपने नहीं बंद किया। मसला होता ये है कि अब कल से कंफ्यूजन फैली हुई है पूरे लाहौर। लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक इलाके में हूँ जो लॉकडाउन में है और मेरा ऑफिस या दफ्तर एक इलाके में है जहाँ लॉकडाउन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? कंफ्यूजन है ना। तो आपने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा के एक कंप्लीट कंफ्यूजन फैला दिया ना। आपने एक्सप्लेन किया कि लॉकडाउन का मतलब क्या होगा, ये जो इलाके लॉकडाउन में है, इनकी जो कुछ गलियाँ लॉकडाउन में है, इनको आप कैसे बंद करेंगे? You're very right. मुसरत साहिबा को भी हम शामिल करते हैं। You're very right। और ये कंफ्यूजन मेरे भी जहन में आई थी कि जो लोग दफ्तर जाना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने दफ्तर जाने की इजाजत होगी, यानी कि अपने घर से, अपने इलाके से बाहर निकलने की इजाजत होगी या नहीं होगी? मुसरत साहिबा से बल्कि हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट भी उठाया मुसरत साहिबा, कि अब एक कंफ्यूजन है कि एक इलाका बंद किया जाता है तो वहाँ रहने वाले जो किसी और इलाके में काम करते हैं, लेट्स सपोज, क्या उनकी आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी? उनको कोई कुछ बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, कार्ड दिखाना पड़ेगा? मतलब यानी दाखिली और निकलना, आना जाना, एंट्री एग्जिट रास्ते बंद करके इलाके क्या कॉर्डन ऑफ कर दिए जाएंगे? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोग इस वक्त देख रहे हैं, दे डोंट नो, क्लैरिटी नहीं है।
जी बिल्कुल, लॉकडाउन का और क्या मतलब होता है? लॉकडाउन का यही मतलब होता है कि जो लॉकडाउन के जितने भी SOPs हैं, बजाय इसके कि हम पूरा तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का शहर है उसको पूरे के पूरे शहर को और पूरी की पूरी लाइफ को मुअत्तल करें, तो हम सिर्फ उन एरियाज़ को टारगेट करके जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू उन इलाके में रहने वाले लोगों की मूवमेंट को हम बाहर ना जाने दें। तो बिल्कुल वहाँ के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद होंगे और वहाँ पे रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पे प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसमें यह है कि वहाँ पे और अब का जितना भी जो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जो एरियाज़ लॉकडाउन किए जाएंगे वहाँ पे SOPs बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती से उनके पे अमल दरामद होगा। और बाकी जो जिन एरियाज़ में चाहे लॉकडाउन नहीं भी है तो विदाउट मास्क किसी किस्म की मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। और जो शॉप्स हैं, जो बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है, वहाँ पे भी सारे SOP, जैसे कि आप किसी जगह पे एंटर होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क के इस्तेमाल को तो बिल्कुल भी जो नहीं करेंगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अच्छा मुसर्रत साहब, जिन इलाकों को लॉकडाउन किया जा रहा है आपने कुछ एक्सप्लेन किया, तो उसको करके आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या वहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, तिब्बी सहूलतों का बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ फील्ड हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे, या हर्ड इम्यूनिटी के नाम पर इनको छोड़ दिया जाएगा इन इलाकों को बंद करके? बस बिल्कुल, उनको हर तरह की तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी, उनको जिस लेवल की इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होगी वो दी जाएगी। और उसके साथ साथ बिल्कुल टेस्टिंग और टेस्टिंग। पंजाब गवर्नमेंट CM साहब की बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उनका फोकस है और हम हर आने वाले दिन अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम लोग पर डे अगर कहें एवरेज हमारे 10,000 से ऊपर के टेस्ट हो रहे हैं रोज़ाना, लेकिन CM साहब की ख्वाहिश है और जिस पे वो दिन रात हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि हम इसको डबल पे लेके जाएंगे वेरी सून। और उन एरियाज़ जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है वहाँ पे टेस्टिंग भी ज़्यादा की जाएगी और वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल भी रेफ़र किया जाएगा। और जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि जिस लेवल का मर्जी ट्रीटमेंट हो, चूँकि एक्टेमरा इंजेक्शन की एक बड़ी अफवाहें थी, इवन वो भी गवर्नमेंट जिनको ज़रूरत होगी। और ये मैं आवाम की फलाह के लिए बता दूं कि एक्टेमरा हर पेशेंट को नहीं लग सकता। गवर्नमेंट यानी कि डॉक्टर्स और एक पूरा बोर्ड इस पर तश्कील दिया गया है, उसमें सर्टन SOPs हैं कि कौन, उसमें बहुत सारे टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और हर पेशेंट उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करता, हर एक के लिए इट्स नॉट गुड। तो डॉक्टर्स विल डिसाइड, जहाँ पे डॉक्टर कहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट उन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करेंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं इसकी फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा। आई डोंट नो व्हाई देन एवरी अदर ट्वीट और मैसेज ऑन सोशल मीडिया is about something कि ये नहीं मिल रहा लाहौर में, वो नहीं मिल रहा लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में। Well, I don't know कि अगर अभी भी आपको क्लैरिटी मिली है कि नहीं। बेनज़ीर, कमिंग बैक टू यू, जा सकेंगे हुमा? एग्जैक्टली यही तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बेनज़ीर, कमिंग बैक टू यू, ये सारी बातें मुसर्रत चीमा साहिबा से भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर के हवाले से बताई है। लाहौर की आबादी को 1.5 करोड़ है, पूरे पंजाब को देखा जाए 11 करोड़ की आबादी है और ये पूरे पंजाब में ही आप अगर देखें तो फैला हुआ है, मे बी मोर सो इन लाहौर। लेकिन स्टार्टिंग विद लाहौर, आगे का कोई प्लान, मतलब हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट? कि सारी कंसंट्रेशन लाहौर में होनी है या कुछ बाहर भी ये जाएंगे? हालांकि गुजरावाला, शेखुपुरा काफी केसेस यहां रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब आप आगे भी पहुंच सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पे क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी पंजाब में बिल्कुल नहीं। जब हमें टेस्टिंग के बारे में बताया जाता है और हमें रोज़ अदाद-ओ-शुमार आता है, उसमें है कि पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी अभी है तो 12,000 और 9,000 10,000 टेस्ट पंजाब रोज़ कर लेता है। अब इसमें से कितने टेस्ट प्राइवेट हैं, कितने टेस्ट पब्लिक लैब से हो रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर प्राइवेट टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा, तो ये आई मीन ऑब्वियसली बात है कि लाहौर में ज़्यादा टेस्ट हो रहे होंगे। बाकी शहरों में कितनी टेस्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी टेस्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता। देखिए, जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करती हैं, जिसका एक तो मुझे लगता है हमारे वज़ीर आज़म को कोई थोड़ी बहुत एलर्जी है लॉकडाउन के अल्फाज से, लेकिन जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो अभी चाइना में स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे 70 दिन के लिए एक सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाया गया, उनके केसेस कंट्रोल किए गए और आज क्योंकि उनके कोई 30 या 40 केसेस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं या नए केसेस आ रहे हैं, तो अब वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें कि मतलब हम इलाकों को बंद करें। यहाँ पे लाहौर का सिर्फ मैं आपको अगर बताऊं तो 1000 से 1500 केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं रोज।
यहाँ पे अगर आप टेस्टिंग कराना चाहें प्राइवेट लैब से जो 8 से 9 हज़ार रुपए लेते हैं, तो वो आपको वक्त ही नहीं देंगे, वो कहेंगे 3 दिन का वेट है, क्योंकि इतना ज्यादा वायरस यहाँ पे फैल गया है। तो इस किस्म की सिचुएशन में स्मार्ट लॉकडाउन की बात करना मुझे तो नहीं समझ आती। और सरकारी अस्पतालों में तो 7-7 दिन का टाइम, आधा क्वारंटीन का टाइम लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन की जब जरूरत है तो फिर बैंडेड लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना, ऑपरेशन ही कराना। क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जहालत कह रही हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए था, एब्सोल्युटली नहीं कहना चाहिए था। यहीं के लोगों से वो इतने सालों से वोट मांगती आई हैं और लाहौर की ही रहने वाली हैं। क्या ये कंफ्यूजन ऊपर से क्रिएट हुई और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने आवाम में देखा, या फिर हम सिर्फ आवाम को ही जिम्मेदार ठहराएं? हम किसी या दोनों की जिम्मेदारी थी? ऊपर से कहने का मतलब ये, पहले लॉकडाउन था, फिर सॉफ्ट लॉकडाउन था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन था, फिर सिलेक्टिव लॉकडाउन था जी। तो लिटरली कभी लॉकडाउन ट्रू मीनिंग में हुआ ही नहीं। ऊपर से मैसेज सही आएगा तो आवाम में सही मैसेज फैलेगा ना। हम लोग तो चले, आप और मैं तो इंटरनेशनल अखबार उठा के पढ़ लेते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाती है वायरस की। बहुत से लोगों को नहीं पता, और अभी भी बहुत से लोग हैं लाहौर में जिनसे मैं मिली हूँ जो वो कहते हैं ये वायरस है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। तो क्योंकि आपने मैसेज सही नहीं दिया। हमारे जो असद उमर साहब है, मैंने सोशल मीडिया पर पूरा एक थ्रेड किया है, वो NCOC के हेड है। वो कहते हैं कभी वो वायरस को ट्रैफिक एक्सीडेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं 30,000 से ज्यादा हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कभी वो स्वीडन से कंपेयर कर रहे होते हैं। कल यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी हमें न्यूजीलैंड से ना कंपेयर करें, हमें इंडिया से कंपेयर करें। चले इंडिया से कर लेते हैं। अगर आप डेथ्स पर मिलियन देखें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया की आबादी के हिसाब से और पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान की ज्यादा है इंडिया से, तो ठीक है, फिर हम इंडिया से कंपेयर कर लेते। मैसेजिंग सही नहीं है, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन है। अभी भी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये इसको स्मार्ट ना कहें, इसे कंफ्यूज लॉकडाउन कहें। सही, इसे कंफ्यूज लॉकडाउन कहें। और इस कंफ्यूजन में जाहिर है अगर ऊपर से क्लियर मैसेज आता तो आवाम को भी क्लियर मैसेज जाता। आप यकीन करें कि आप जिस तरह जिक्र कर रही हैं ना, मैं कल अपनी खाला को ये समझाता रहा हूँ, हालांकि उनके अपने घर में कोरोना वायरस का केस है लेकिन ज्यादा सिम्टम नहीं है, तो शी इज स्टिल नॉट रेडी टू टेक दिस सीरियसली। एब्सोल्युटली, बस यही सारी बात है। अच्छा बेनज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और ऑब्वियसली हम गोल गोल भी घूम सकते हैं इसमें, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये मनाजिर भी हमारे पास लाहौर के हैं, जहाँ ये लें जी, जब जो भी लॉकडाउन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट लॉकडाउन, जब वो हटा था, जब वो खुला था, तो ये हालात थे कुछ सामने। अच्छा, हम ये कह रहे थे ना, जस्ट मैं यहाँ अब्दुल्ला ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज लाहौर को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये पूरे मुल्क का सॉर्ट ऑफ यही हाल है। ये पर यहाँ कराची में सदर से गुजर के देख लें, कराची की भी फुटेज वगैरह दिखाई है, हालात हैं, मतलब सांस नहीं आ रहा होता। गुजरने की बात तो दूर की है कि कोई सोशल डिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और हम यही कहते रहते हैं कि आप जोड़िया बाजार कराची में चले जाएं, या इवन तारिक रोड पे चले जाएं, या और अंदरून ओल्ड सिटी एरिया के कराची के इलाकों में चले जाएं, या अंदरून शहर के लाहौर के इलाकों में चले जाएं, अनारकली में चले जाएं, कराची की ज़ैनब मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यही हाल है, यही हाल है। और ईद पे जब लोगों को कपड़े जूते लेने का शौक चढ़ा हुआ था, और इस पे उस वक्त बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि लोगों को करने दें शॉपिंग, सब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि 3 हफ्ते बाद इसके असरात नजर आएंगे। ये ज़ैनब मार्केट कराची, उसके कुछ विजुअल्स हमने आपको, ताकि आपको नजर आ जाए कि लाहौर कराची wherever you go actually you will see the same thing। एंड बच्चे हुमा, ख़वातीन, बच्चे सब निकले होंगे। वैसे doesn't it really make you wonder कि ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब बच्चों को देख के मुझे खास तौर पे गुस्सा चढ़ता है कि आप निकल जाएं, चलो ठीक है, क्यों घसीट रहे हो उन लोग मासूमों को तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। खैर पता तो आपको भी नहीं है अपेरेंटली, इसीलिए आप लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक ट्रिब्यूट दे देते हैं और फिर बाकी बातें करेंगे। क्या सिंध असेंबली ने मुमताज़ दानिश्वर और सहाफ़ी प्रोफेसर वारिस मीर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया है। असेंबली ने वारिस मीर की कौमी खिदमत को सामने रखते हुए उनके हक में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। करारदाद में कहा गया है कि सिंध असेंबली का ये ऐवान मुमताज़ दानिश्वर और सहाफ़त के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद वारिस मीर को जमहूरियत, इंसानी हकूक़, आज़ादी सहाफ़त और सूबाई खुदमुख्तारी के लिए उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करता है। और ये ऐवान कुछ अनासिर की तरफ से हाल ही में प्रोफेसर वारिस मीर की हुब्बुल वतनी पर उठाए गए सवालात की शदीद मज़म्मत करते हुए वाज़े करना चाहता है। ये भी उनका कहना था, सच बोलने वाले
जो हैं वो अहले फिक्र व दानिश और सियासतदानों को गद्दार करार देने की रिवायत ने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया। एब्सोल्युटली, दैट इज़ सो ट्रू। और अब इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। करारदाद में कहा गया कि प्रोफेसर वारिस मीर ने कायदे आज़म के असूलों के मुताबिक अपने कलम के ज़रिए तामीरी तनकीद का रास्ता इख्तियार किया और सिंध असम्बली का ये ऐवान इस अज़्म को दोहराता है कि हम हमेशा आज़ादी सहाफ़त का दिफा करेंगे, इख्तलाफ राय को दबाएंगे के लिए गद्दारी और कुफ्र को ऑब्वियसली दबाने के लिए गद्दारी और कुफ्र के फतवों की मुज़ाहिमत करेंगे। ये ऐवान 9 जून 2020 को पंजाब असम्बली की तरफ से प्रोफेसर वारिस मीर के हक़ में मंजूर करदा करारदाद की तायीद करते हुए ये मुतालबा दोहराता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के करीब वारिस मीर से मंसूब अंडरपास का नाम बदलने के फैसले पर नज़रसानी की जाए, उसे दोबारा वारिस मीर से मंसूब किया जाए। So yes, this is the latest. This is such a thing in लाहौर। आपको पता ना, सारे अंडरपासेस जब वो नहर पे आ रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है। और ऑब्वियसली वारिस मीर अंडरपास भी बड़ा नक्श है कि वारिस मीर अंडरपास, वो फिर भी आपको इसी तरह याद रहेगा कि ये वारिस मीर अंडरपास है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब मुल्क में इतने ज़्यादा इश्यूज हों, लिटरली हम एक जंगी सूरत हाल में हैं इस वक्त। इससे बड़ा केओस तो नहीं आ सकता पाकिस्तान की। आप तारीख उठा के देख लें, दिस इज़ वन ऑफ द कैटास्ट्रफीज जिससे हम निमट रहे हैं। लोग हमारे मर रहे हैं, वबा का कोई हाल नहीं है, हेल्थ सिस्टम हमारा साहरे बैठ गया है, और उसके बाद इस किस्म के इश्यूज उठाना, इस किस्म की पेटी बातों में उलझना, दिमाग किसका इस तरफ जा रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आती। बट एनीवे अब्दुल्ला, टाइम नहीं है, वरना तो हम चाहें तो बहुत लंबी इस पे बात हो सकती है। आपको बताएं कि जियो न्यूज़ के साबिक रिपोर्टर वली बाबर पर गोलियां बरसाने वाला भी गिरफ्तार हो गया। अब तमाम मुजरिमों को अपने अंजाम को पहुंचाना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली बाबर को गोली मारने वाले कामरान उर्फ जीशान शानी को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वली खान बाबर केस का असल शूटर अब गिरफ्तार हुआ है और इस कत्ल के और मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत से जो उसमें नामजद थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जो असल कातिल शूटर या जिसके लिए कहा जाता था वो अभी बचा हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन सब की काविशों से गिरफ्तार हुआ है और ज़रूर कैफरे किरदार तक उसको पहुंचाया जाएगा। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कातिल का कहना है कि वली बाबर को इसलिए कत्ल किया कि वो एमके मुखालिफ खबरों पर काम करता था, बानी मुत्तहदा की साबिका अहलिया का इंटरव्यू भी करना चाहता था। केस के 8 मुल्ज़िमान थे, जिनमें से एक मुल्ज़िम लियाकत अली 1 साल बाद मुकाबले में मारा गया था। कराची पुलिस चीफ ने बताया कि फैसल मोटा इस केस का मास्टरमाइंड था। खुसूसी अदालत ने मार्च 2014 में जीशान के साथ फैसल मोटा को भी गैर हाजिरी में सजाए मौत सुनाई थी। फैसल मोटा 11 मार्च 2015 को 90 पर छापे के दौरान गिरफ्तार हुआ था। खुसूसी अदालत ने दीगर 4 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिनमें अली रिजवी, शाहरुख, नवीद उर्फ पोलका और फैसल महमूद शामिल हैं। इसी पे बात करते हैं। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद होंगे। इनफैक्ट अभी छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पहले हम बात कर रहे थे जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस का अहम तरीन मुल्ज़िम बिल आखिर पकड़ा गया है। बड़े साल लग गए। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, बताइएगा कि क्या लीड मिली, किस तरह से ये कार्रवाई अमल में आई गई है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने साल बाद परसू करके इस मुल्ज़िम तक पहुंचना किस तरह पॉसिबल हुआ? देखिए, ये हसास इदारे की और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कामरान और जीशान शानी जो है ये गुलशन मेमार में जो है अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। इससे पहले ये मुख्तलिफ जगहों पर अपने ठिकाने बदलता रहा, जिसकी वजह से पुलिस की तहवील में नहीं आ सका, कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की तहवील में नहीं आ सका। 9 साल बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। 2011 जनवरी 2011 में वली खान बाबर को लियाकताबाद के इलाके में कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। उसके बाद से केस चला। केस चलने के बाद जो इब्तदाई गिरफ्तारियां थी उनमें 4 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको जो है अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि फैसल मोटा को और जीशान और शानी, कामरान और जीशान और शानी को जो है वो मफरूरी में सजाए मौत सुनाई गई थी। फैसल मोटा जो है वो जब 90 पर छापा पड़ा था वहाँ से गिरफ्तार हो गया था और अब जो है ये 9 साल के बाद कामरान और जीशान और शानी की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आई है। तो एक बात तो ये कि गिरफ्तारी
केस के हवाले से, वली खान बाबर के कत्ल के हवाले से एक बहुत ही अहम गिरफ्तारी है। लेकिन जो असल चीज़ है जो मैं समझता हूँ इस सारे केस की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कराची पुलिस को कल जुबान मिल जाना। कल 9 साल के बाद जो है कराची पुलिस की जानिब से ये बात कही गई, ये मामला हल हुआ, वली खान बाबर को कत्ल क्यों किया गया। पहली बार ये बात कही गई पुलिस हुकाम की जानिब से कि वली खान बाबर के कत्ल का मोटिव ये था कि वली खान बाबर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की अहलिया का इंटरव्यू करना चाहते थे और उन्होंने फ़ायज़ा अल्ताफ़ को इंटरव्यू के लिए राज़ी भी कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बात है जो इतने सालों के बाद पुलिस की जानिब से कही गई है। अच्छा फ़हीम साहब, जाहिर है कि एक सियासी पार्टी की बात हो रही है और जो कराची में हालात थे सभी उससे वाकिफ़ हैं। ये आप हकायक, ये हकीकत अगर पुलिस की तरफ से बयान की जा रही है तो एक कारकुन या एक टारगेट किलर अपने तय तो ये फैसला कर नहीं सकता। जाहिर है उसको या तो कहीं से ऑर्डर्स आए या कहीं से अहकामात मिले या किसी ने स्कीम बनाई, तो उन पहलुओं पर कब रोशनी डाली जाएगी और उस पर कौन गौर करेगा? कल पहली बार ये बात कही गई है कि फ़ायज़ा अल्ताफ़ के लिए, क्योंकि वली बाबर ने राब्ता किया था और राब्ते की सूरत में फ़ायज़ा अल्ताफ़ इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि वो इंटरव्यू देंगी जियो न्यूज़ को, जिसके बाद ये बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से वली बाबर के कत्ल का फैसला किया गया और उनके लिए अहकामात जो हैं वो दिए गए। ये अहकामात लंदन से भी मौसूल हुए, पुलिस हुकाम का कहना है, और इस हवाले से साउथ अफ्रीका से जो है वहाँ से भी ये अहकामात मौसूल हुए। तो एक बहुत बड़ी बात है जो कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक और बड़ी वजह जो है वो ये थी कि वली बाबर जो है वो MK मुखालिफ स्टोरीज पे काम कर रहे थे जो उनके कत्ल की वजह बनी। लेकिन एक बात जो है जिसके ऊपर वली खान बाबर के अहले खाना की जानिब से भी काफ़ी एहतिजाज सामने आया है, वो ये है कि पुलिस चीफ की जानिब से ये कहा गया कि वली खान बाबर के कत्ल की एक और वजह ये थी कि वो ज़माने तालिब इल्मी में पख्तून हैसियत से वाबस्ता रहे हैं। जो उनके भाई हैं मोहब्बत खान बाबर, उनका ये कहना है कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़माने तालिब इल्मी में किसी ऐसी तलबा तंजीम से वाबस्ता नहीं रहे हैं। और ये बात कहना कि उनके कत्ल की एक वजह जो है वो पख्तून हैसियत से उनका ताल्लुक होना है, ये गलत बात है। बहुत सी बातें इसके ऊपर यकीनन इसका असर भी बने पड़ेगा। जो अब केस चाहे ज़ाहिर है मातहत अदालत जो है वो निमट चुका है, यहाँ से सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, फैसला सुनाया जा चुका है, अब अपीलों के ऊपर है। कल जो बातें की गई हैं, अगर मुल्ज़िमान के वकला ने उन चीज़ों को जो है वो आला अदालतों में लेके गए तो डेफिनेटली केस के ऊपर जो है वो असर प्रोसीडिंग के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन अहम तरीन बात यही है कि 9 साल के बाद ये बात कही गई है कि आखिर कत्ल का मोटिव क्या था, ये मामला हल हुआ कि वली खान बाबर को कत्ल क्यों किया गया था। शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम सिद्दीकी का कहना है कि 9 साल बाद अच्छा, जब ये चीज़ें कुछ हल होती हैं तो वो और सवाल भी उठ जाते हैं, जैसे कि अब ये मोटिव क्या था कि क्यों उनको कत्ल किया गया। ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू करना था और इंटरव्यू के लिए वो मान भी गई थी, लेकिन करवाया किसने कत्ल? अभी भी देखें, गोली मारने वाला तो पकड़ा गया, बट एज यू वर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, ऑर्डर्स कहाँ से आए? मतलब असल मुजरिम तो फिर वही हुआ। करनी में ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये भी पकड़ा गया है। जल्दी से हमने आपको बताना है ये, और आई कैन टोटली रिलेट टू इट। पेशावर में हुआ अनोखा एहतजाज, ना कोई तोड़फोड़ ना हंगामा हुआ। मकामी तनसाजों ने जिम्स खोलने की जो है ना वो गुजारिश की। तनसाजों का मतलब है बॉडी बिल्डर्स। अब्दुल्ला, अब जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को तनसाजों समझ आ रही हो, बॉडी बिल्डर्स की बात हो रही है। ऑफ कोर्स आप देख भी सकते हैं। तो उन्होंने जी बड़े पोज मार मार के बनाते हुए, नारे लगाते हुए इस लेवल की एक्सरसाइज तो नहीं करते, लेकिन हमारे भी जिम जो है वो बंद है और मुतासर हैं, और हम तो कर ही सकता है ना। हाँ, हम सब लोग भी इससे मुतासर हैं। और तो इन्होंने जी बॉडी बिल्डिंग जो जिम्स हैं, क्लब्स हैं, वो खोलने का मुतालबा किया है, और बड़ा ही इफेक्टिव आई गेस रहा होगा, क्योंकि देखिए बड़े एहतजाज होते हैं, लेकिन हमने भी जियो पाकिस्तान में इनको चला ही दिया। बहुत सारे हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि जी जिम खुलने चाहिए। मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई जिम्स तो गढ़ बन सकते हैं वायरस का, क्योंकि वो स्वेट एंड एवरीथिंग। जब तक एहसास नहीं होगा लोगों में, वैसे सब कुछ खुल सकता है अगर आपको अपना डिस्टेंस करने का एहसास हो, वो नहीं होगा तो कुछ ना खोलें। यास्मीन राशिद की जो कल की स्टेटमेंट है ना, उस पे से शुरू करते हैं। लेकिन 2-4 और भी बातें, ये तो ऑब्वियसली एक तज्जिया हो जाएगा, लेकिन हमने कुछ प्रैक्टिकल सवालात भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी स्क्रीन पे अभी नंबर आ जाएगा, तो आप हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जब लोग बीमार होते हैं, अभी उनको नहीं पता होता कि ये कोरोना है या फ्लू है या क्या है, टेस्ट दे दिया लेकिन टेस्ट का रिजल्ट आना है, तब तक अगर उनको बुखार है तो शुड दे स्टार्ट एंटीबायोटिक ऑलरेडी, जो कि उनको पता है कि वो ले सकते हैं, या फिर तब उनको अपनी एंटी एलर्जीज या सोर थ्रोट के लिए उनको तब वहीं तक रहना चाहिए, पेनाडोल तक रहना चाहिए, या एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें और टेस्ट का अभी रिपोर्ट अगर ना आई हो? नहीं, बेहतर है कि पेनाडोल पे और एंटीहिस्टामिन्स पे इंसार करें, क्योंकि
खामखा में एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं है। और टेस्ट आजकल 24 घंटों के अंदर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है कि वो डिले कर लें 24 घंटे एंटीबायोटिक्स। ठीक है डॉक्टर सईद, लेकिन अब बर्डन इतना पड़ गया है कि टेस्ट भी 48 घंटे या उससे ज़्यादा भी जी ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वंस द टेस्ट हैज़ अराइव्ड और पता चल जाए कि कोरोना है, तो मरीज़ अगर घर पे हो, आइसोलेशन में ही हो, तो उसको क्या फ़ोन पे डॉक्टर से बात करे या उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए? मतलब वो अपनी ट्रीटमेंट कैसे शुरू करे? नहीं, वो फ़ोन पे बात कर सकता है। अलबत्ता अगर उसे सांस की तकलीफ हो रही हो तो फिर उसको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हम उसके फिर ऑक्सीजन लेवल्स को मेजर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या नोट करें डॉक्टर साहब? ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत तो नहीं है। ऑक्सीजन सांस की तकलीफ को हम किस तरह गेज करें कि हाँ ये जो लिमिट है अब इस पे अस्पताल भागना चाहिए, क्योंकि अस्पताल भी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं? क्या हम ऑक्सीमीटर से चेक करें या फिर खुद ही से जज करें अपनी फिजिकल क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए कि अब हमसे नहीं कर? रेस्पिरेटरी रेट जो यहाँ सांस के लेने का जो है रेट, वो अगर बढ़ जाता है या फिर अगर ऑक्सीमीटर मौजूद है और उस ऑक्सीमीटर में 92 के नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल जा रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर 90 के नीचे जाना चाहिए फिर तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर सईद, एक और मसला इसमें इस वक्त कराची में पर्टिकुलरली ये भी देखने को मिल रहा है और बाकी सारे शहरों में भी कि अस्पताल कहाँ लेकर जाएं, कहाँ बेड अवेलेबल है, कहाँ हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, ये लोगों को नहीं पता लग रहा। तो कराची की सूरत हाल अगर आप हमें बता सकें या अपने इदारे की, अभी है गुंजाइश अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स मौजूद हैं? हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, और काफ़ी मिकदार में अभी हमने बेड्स जो हैं बढ़ा दिए हैं। इंटेंसिव केयर के बेड्स भी हमने, जहाँ हमारे 10 होते थे, अब 26 कर दिए, 26 वेंटिलेटिंग बेड्स कर दिए। इसी तरह से जो HTU बेड्स हैं वो इस वक्त 96 हैं, 96 + 14 इनफैक्ट। तो बेड्स तो हैं, लेकिन बेड्स तो इमीडिएटली भर जाते हैं। बिल्कुल, ये नहीं होता है कि कोई खाली पड़े होते हैं। एक आध खाली होता है, उसमें एक आध पेशेंट फिर एडमिट हो जाता है इमीडिएटली। यानी ऑब्वियसली इन वेटिंग भी हैं लोग, तो नेचुरली हमारे पास इमरजेंसी रूम में होते हैं इन वेटिंग लोग, जिनको हम वहीं बाईपैप पे लगा के रखते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी वहीं शुरू कर देते हैं इमरजेंसी रूम में। इसके लिए नहीं रुकते हैं कि हाई डिपेंडेंसी या हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब, हमें फैसलाबाद से सवाल आया मोहम्मद अदनान का, मोहम्मद हमाद का, और उनका ये कहना है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद 17 दिन हो चुके हैं लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं जा रहे। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे? अगर सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो उनको रीटेस्ट करवाना चाहिए अपने को, देखने के लिए कि कोरोना अभी तक परसिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है फिर तो वो कोरोना की वजह से ही हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आता है तो वो समझें कि हो सकता है कि कोई इनको इन्फेक्शन है, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, वो भी हो सकता है साइड बाय साइड, फिर एंटीबायोटिक ले सकते हैं उसके लिए। अच्छा, एक ज़रूर एक गलत फहमी कह लें या लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि कोरोना में ज़्यादातर यही सुना है कि सिर्फ पैनाडोल लें और अपने आप को अपने सिम्टम्स रिलीव करने के लिए चीज़ें नहीं, कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं है। तो लोग जो खुद से एंटीबायोटिक्स वगैरह शुरू कर रहे हैं उनको प्लीज़ डॉक्टर साहब तंबीह कर दें कि कोई दवा खुद से शुरू ना करें। हाँ, वो कोई नहीं, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन कर लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है अल्टीमेटली ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और उसके बाद भी वो अगर उनकी हालत ख़राब होती है तो वो फिर डिस्टिंक्ट ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में इंट्रावीनसली दी जा सकती हैं, वो यहाँ घर पे नहीं दी जा सकती हैं जी। और वो भी उस सूरत में दी जाती हैं जब देखा जाता है कि पेशेंट की हालत बतदरीज ख़राब हो रही है, तब दी जाती हैं। अच्छा, सैयद अरशद कराची से पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि जी तबीयत उनकी बहुत ख़राब है, टेस्ट उन्होंने करा लिया है, टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार करें जो कि ऑलमोस्ट 36 आवर्स ले रहा है, या फिर अस्पताल जाने से लोग घबराते भी हैं आजकल, या फिर अस्पताल पहुँचे हैं? नहीं, अगर तबीयत ख़राब होती जा रही है तो अस्पताल पहुँचना चाहिए उनको, अस्पताल फौरी पहुँचना चाहिए, टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चेस्ट एक्सरे देखें तो अगर हालत ख़राब यानी कि अगर सिम्टम्स और
बढ़ते जा रहे हैं तो फिर उनका चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। और उस चेस्ट एक्सरे पे भी ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो कि जिससे मालूम पड़ता है कि ये कोरोना है या और कोई चीज़ है। बिल्कुल, तो उनको चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। उससे बेहतर तरीका है कि सीटी HRCT करवाएं, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली एक और ज़्यादा महंगा टेस्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए, क्योंकि सिम्टम्स ऑब्वियसली आपको पता है बीमारियां तो साथ साथ चलती हैं। अब कोरोना ना होता तो हर खांसी पे लोगों की एकदम जान ना निकलती। खांसी जुकाम तो हो ही जाता है, कोई इतनी बड़ी बात भी ना हुई, लेकिन इस वक्त तो हर खांसी हर जुकाम लगता है कोरोना होगा। लोगों को कितना इंतज़ार करना चाहिए कि वो 2-3 दिन दे और फिर अपना टेस्ट करवाएं? क्योंकि पहली खांसी, छींक, नज़ले पे एक होता है कि जी टेस्ट करा लो अपना। हाउ लॉन्ग कैन बी वेट? सबसे अहम साइन या सिम्टम जिसको कहें वो फीवर है, और वो हाई ग्रेड फीवर, यानी बुखार जो तेज बुखार हो। अगर वो तेज बुखार होता है फिर तो वेट नहीं करना है उनको, लेकिन अगर बुखार नहीं हो रहा है और सिर्फ खांसी हो रही है तो वो कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। और खांसी भी उनको ये आम खांसी जो होती है जिसमें बलगम भी आ रहा होता है वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक कोविड का। खांसी उसमें सूखी होती है और सारा वक्त होती रहती है, हैकिंग कॉफ है जो कि ड्राई कॉफ, परसिस्टेंट कॉफ। जी बिल्कुल। अच्छा, रोमान आरिफ मियाँ वाली से हमसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहते हैं। कह रहे हैं जी बच्चों को किस तरह से हम जज करें कि उनको कोरोना के सिम्टम्स हैं? क्या बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं? बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स तकरीबन एक जैसे हैं, और उसमें सबसे अहम मैंने जैसा कहा कि जो सिम्टम है फीवर है और बुखार है, और उसका साइन जो है हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड टेम्परेचर हो और बुखार हो तो वो सबसे अहम है साइन और सिम्टम इसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हमें कराची से मैसेज आया है, मोहम्मद हनीफ, उन्होंने वो कह रहे हैं कि जी 8 दिन पहले उन्होंने टेस्ट कराया है, पॉजिटिव आया था, अब उनकी खांसी में ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं। हाँ, तो वो खांसने से भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि उनको ये डिस्प्रिन या प्लेविक्स दी गई हो तो उसकी वजह से, लेकिन उनको चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए अपना। ठीक है। और डायरिया भी इसका एक सिम्टम है, ये भी पूछा जा रहा है? हो सकता है, हाँ, आगे चल के डायरिया होता है, क्योंकि ये आप याद रखें कि जो वायरस से नाक से हलक से उतर के फिर आपके GIT में जाता है, आंतों में चला जाता है, और उसकी वजह से डायरिया भी करता है ये। अच्छा, भूख नहीं लग रही है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी वायरस तो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, हाई ग्रेड फीवर भी है, और सब ये कहते हैं जी खुराक अच्छी रखें। खुराक कैसे अच्छी रखें जब भूख ही नहीं लग रही? तो वो तो देखें कि हर बीमारी का प्रॉब्लम है कि एनोरेक्सिया या भूख नहीं लगना हो जाता है, तो उसका हल तो यही है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है वही खाएं, खामखा की चीज़ें नहीं खाएं, और ज़्यादा इंतज़ार करें कि हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट लें। हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट, जिसमें ऑब्वियसली मीट्स भी आ जाएंगे, पल्सेस, दालें टाइप ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी। बिल्कुल, अंडे आएंगे सबसे पहले तो अंडे आएंगे। और राइट, ये भी हो गया, तो ये चीज़ें लेना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवाल मतलब एक मैं जेनेरिक ही बना देती हूँ इसको। बच्चों के हवाले से बहुत लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पे अगर घरों में किसी एक बड़े बंदे को, कोई माँ को, बाप को, किसी को हुआ हो कोरोना, तो बच्चों को ऑब्वियसली आइसोलेट करना है। बच्चों में भी कोरोना ज़्यादा, क्योंकि हमने कम ऐसी खबरें सुनी है। आर दे लाइकली टू कैच इट, या फिर बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं? हाँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो दे विल कैच इट, लेकिन सारे चक्कर उनको होता है, लेकिन इंसिडेंस है वो कम है। बच्चों में बड़ों से कम है इंसिडेंस कोरोना के होने का, लेकिन होता है। यानी कि बच्चे आर लिटिल सेफर। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इसलिए एहतियाती तदाबीर जो है सब वो अपनानी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का, और हमारे तमाम सवाल जो हैं उनके आपने जवाब दिए हैं। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर सईद कुरैशी, वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी। और बहुत बड़ी तादाद में बेड्स तो हैं, लेकिन बेड्स फिल्ड अप। और बेस्ट ये है
कि आइसोलेट हों और अपने घर में कोई ऐसा कोना बना लें। और मैं तो कहती हूँ कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में अगर किसी को कोरोना नहीं है तो तब भी प्रोएक्टिव रहें, तैयारी रखें। ओनली बिकॉज अब ये इतना फैल चुका है कि ये इतनी अनयूजुअल बात नहीं होगी कि अगर अब हमारे घरों में भी आ जाए, क्योंकि लोगों के घरों में तो और दूसरी बात ये, ऑक्सीमीटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, महंगे मिल रहे हैं। अगर ऑक्सीमीटर नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं ना तो इसको गिने। अगर आप बहुत जल्दी सांस ले रहे हैं या कोई मरीज आपका बहुत जल्दी सांस ले रहा है तो फिर इट मींस के ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। और जिनके पास ऑक्सीमीटर्स हैं और आप कोरोना से निकल चुके हैं तो प्लीज शेयर देम ना, ऐसी चीज़ों को होल्ड करने की क्या ज़रूरत है, शेयरिंग करें। देखिए घर में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी प्रैम, उसकी कॉट भी तो इधर उधर दे ही देते हैं। कोई बुजुर्ग हो जब चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनकी व्हील चेयर आगे बांट दी जाती है। ऑक्सीमीटर भी वही चीज़ है, शेयर इट प्लीज़। आपको बताएं कि FIA बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक मुतनाज़ ट्वीट पर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA को हुक्म दे दिया है। कार्रवाई आगे बढ़ती है तो अमरीकी खातून के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। फैसले के मुताबिक सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। FIA कानून के मुताबिक तफ्तीश करे, इंक्वायरी के बाद अगर काफ़ी शवाहिद मौजूद हों तो FIR दर्ज की जाएगी। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। FIA ने भी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की थी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सिंथिया डी रिची ने ट्वीट से इनकार नहीं किया था। हालांकि उनके वकील नासिर अजीम खान ने उनके ट्वीट्स को जाली करार दिया। उस पर अमरीकी खातून ने ट्वीट की कि नासिर खान ने अदालत में गलत तर्जुमानी की। लॉयर ने और इनकी कल ट्वीट आई हुई थी कि उन्होंने गलत तर्जुमानी की और अब वो पैसे भी मांग रहे हैं और ये मामला तो कोई थर्ड पार्टी सेटल डाउन कर रही है पैसे वाला। ये उनकी ट्वीट थी। खैर, रहमान मलिक के खिलाफ क्रिमिनल रिपोर्ट दर्ज करवानी थी लेकिन अचानक मिस्टर खान ने मुझसे 20 लाख रुपए का मुतालबा शुरू कर दिया। जी, ये भी उनका कहना है। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। फिर हमारे साथ नासिर अजीम खान साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने इनके वकील हैं जिनका सिंथिया के मुताबिक अब आप 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस केस में सिंथिया रिची की वकालत की। अब उन्होंने कह दिया कि आपने उनका झूठा मौक़िफ़ पेश किया, उनकी ट्वीट्स को जाली करार दे दिया और आप 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऐसा क्या है, अब हकीकत क्या है? हमने सोचा आपका मौक़िफ़ तो लें पहले। 8 केसेस के हवाले से ये जो 20 लाख रुपए की अमाउंट है, ये तो डिस्काउंट भी करके आप देखें तो 8 से 9 केसेस को डिवाइड करें तो हर केस 1.5 से 2 लाख रुपए बनते हैं। और केसेस की 1 से 2 साल चले या 6 महीने चले या जो भी उसका टाइम पीरियड होता है, उस हवाले से तो ये मैंने बहुत कम मांगी है फ़ीस। और जो ऑलरेडी मैंने एक केस जिनका डील किया उस पर भी इन्होंने मुझे अभी तक कुछ पे नहीं किया हुआ, तो मैंने तो इनसे अपनी फ़ीस क्लेम की है। मैं सरकारी मुलाजिम तो हूँ नहीं कि मैंने इनसे कोई रिश्वत मांग ली हो। मैं वकील तो लॉर्ड्स का पेशा है और लॉर्ड्स अपनी फ़ीस लेकर ही आगे चल सकता है। और जहाँ तक बात, मैं एक बात कोट करता चलूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस दौर में भी फ़ीस के बगैर नहीं चलते थे, फ़ी क्लेम करते थे। अपने क्लाइंट से वो फ़ीस हज़ारों में उस वक्त भी लेते थे। ये तो अभी 2020 चल रहा है। और जहाँ तक बात आप ट्वीट्स की करें और डिफरेंट ट्वीट्स की करें, आप कोई ट्वीट उठा लें, इस 7 से 8 दिन में एक ट्वीट भी दूसरे ट्वीट के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। कौम समझदार है, वो ख़ुद देख सकती है। बाकी मेरा उनसे कोई गिला नहीं, वो मेरी क्लाइंट रही हैं और वकील और क्लाइंट का जो रिश्ता होता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। मेरे लिए अभी भी वो काबिल एहतराम है। मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि ज़रूर दूसरा कोई वकील जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम कर सके ज़रूर उनको हायर कर। कंफ्यूजन ये है कि आप उनके वकील हैं कि नहीं है, अभी नहीं मतलब है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि आप अगर उनकी वकालत के लिए गए थे और जो भी पैसे शैसे, हालांकि बिल्कुल आप लोगों की आपस की बात होनी चाहिए थी, ये होनी नहीं चाहिए थी इस तरह, लेकिन कुछ मानी होंगी ना आपने, ट्वीट सुने नहीं किया। अब आप कह रहे हैं उनकी ट्वीट्स भी आप देख लें और इंसान लोगों को पता चल जाएगा। अजीब सी बात है। एनीवे, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने अदालत को बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक एक जाली ट्वीट पेश किया गया है, लेकिन सिंथिया खुद इस ट्वीट पर बज़ाहिर कायम है। वो कहती हैं कि मैंने की है, वो इंटरव्यू दे रही हैं, शी इज़ ऑन इट कि ये मेरी है। तो क्या आपकी अपने मौकल से बातचीत नहीं हुई? वो क्या कह रही हैं, आप क्या कह रहे हैं? कन्फ्यूजन है ये, आप लॉयर हैं उनके। देखिए जी, कन्फ्यूजन आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उनके ट्वीट्स मुसलसल चलते हुए भी देख सकते हैं कि कोई ट्वीट एक दूसरे से बिल्कुल मिलता हुआ नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जो आपके चैनल का ट्वीट उन्होंने इंडोर्स किया और उसको रीट्वीट किया और उसी के अगेंस्ट दोबारा उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और ये दोनों जो इनकी है स्टेटमेंट्स, ये पैरेलल नहीं है। आप उनकी ट्वीट पे जाके देख भी सकते हैं, जो कि ट्वीट पे मौजूद है।
ठीक है अजीम खान साहब, नासिर अजीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम और कंफ्यूज नहीं हो गए थोड़ा सा? बहुत। अब शायद नहीं है रिप्रेजेंट कर रहे सिंथिया रिची। इट इज अप टू यू गाइस। टिल यस्टरडे ही वाज, बट नाउ ही इज नॉट। आप खुद ही डिसाइड कर लें। पहले तो सिंथिया रिची की अपनी ट्वीट्स अगर आपको समझ नहीं आ रही थी तो अब उनके लॉयर ने और कंफ्यूजन मचा दी है। बट एनीवे, शुगर कमीशन रिपोर्ट केस की बात करेंगे। इसमें हुकूमत और शुगर मिल्स के बाद गन्ने के काश्तकार भी फरीक बन गए हैं। केस चल रहा है लेकिन आवाम को अब तक चीनी 70 रुपए फी किलो नहीं मिल रही है। मजाक ही बन गया वैसे ये भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी सस्ती करने के अदालती अहकामात पर अमल न करने पर भरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि खतों किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए दस्तियाब नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो बात ही खत्म हो गई, केस फिर जल्दी समाअत के लिए रख लेते हैं। अदालत आलिया ने गन्ने के काश्तकार के शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरखास्त भी मंजूर कर ली है। 11 जून को हाई कोर्ट ने चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज़ के लिए रोकते हुए चीनी 70 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त करने का हुक्म दे दिया है। और लेकिन हुकूमत अब तक इस पर अमल ना करवा सकी, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 25 जून के बजाय 19 जून को मुकर्रर कर दी है। इसी पे हम बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया है महमूदुल हक किसान फाउंडेशन से। आप सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि चीनी कमीशन रिपोर्ट में हुकूमत और शुगर मिल्स पर तो ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी, बज़ाहिर काश्तकार पर इतनी बात नहीं हुई, तो आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप भी इस केस में फरीक बने, इसके बारे में बता दीजिए। हमारी जो असेसमेंट ये करते हैं उसमें फेक असेसमेंट होती है, उसमें खाना पूरी की जाती है और हमें कम रेट जो है वो दिया जाता है, जबकि इनपुट्स के हमारे रेट्स आप देखें, खाद देखें, डीजल देखें, पेस्टिसाइड देखें, कल्टीवेशन का देखें, आप हमारी मजदूरी देखें, लेबर जो काम करती है, उन तमाम के रेट इस अरसे में इतने बढ़े लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। और चीनी का रेट कहां से कहां चला गया, कहां ये 40 रुपए चीनी थी जब 180 रुपए गन्ना जो है वो खरीद करते थे। तो गुजारिश ये है, ये बहुत बड़ा माफिया है, सिर्फ इसी बात पे इक्तफा नहीं, फिर जब ये चीनी जो है वो सब्सिडी ले लेते हैं, फिर इनका पेट नहीं भरता, फिर ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, होल्डिंग करते हैं और फिर उसके जरिए से ये जो इनके कारिंदे होते हैं उनके जरिए से ये वो स्टॉक करते हैं और फिर ये उस रेट को आप ले जाते हैं। चूंकि हुकूमतें खुद होती हैं, खुद वो उसके अंदर बैठे होते हैं। अदालत का हुक्म है कि आवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो मिले, अब तक ऐसा हो नहीं सका। आपको इसमें हुकूमत का कसूर नजर आता है, शुगर मिल्स का, या ये पॉसिबल ही नहीं है? 60 रुपए से भी कम में चीनी जो है वो मिलनी चाहिए। आप अगर इनकी कॉस्ट लगाएं, अदालत आलिया दयानतदार लोगों को मुकर्रर करे, बल्कि कमीशन ने उसकी लगाई है कॉस्ट कि जो प्रोडक्शन होती है तो वो कितनी होती है, उस पर कितने अखराजात आते हैं, तो उस लिहाज से जो है ये 60 में भी दें तो तब भी इनको बेतहाशा नफा है। तो हम ये बात कहेंगे कि बिल्कुल सस्ती, और उसमें हुकूमत भी कसूरवार है। हुकूमत को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं उनका काम क्या है, सिर्फ क्या है कि हाथ नहीं डालते। अगर एक दो को निशाने इबरत बना दिया जाए तो मेरा भाई ये सारा निजाम दुरुस्त हो सकता है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शररन यरा। जिस दिन जज़ा और सजा का निजाम कायम कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीनी आपको 55 रुपए में मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनली आपसे भी पूछना है कि अब ये केस तो चलेगा। अच्छा जी, राब्ता मुंतका हो गया महमूदुल हक साहब से। लेकिन अब ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितने मसाइल हैं। बहुत, मैं ऑनेस्टली यू आर सो राइट, वी वर जस्ट थिंकिंग कि ये चीनी की बात हो रही है, इसका बहरान, और फिर ये होर्डिंग भी हुई है, तो देयर इज अ माफिया आउट देयर। आटे की कीमत बढ़ रही है। आटे की बात करें, पेट्रोल को देख लें आप, पेट्रोल के साथ क्या हुआ है। मतलब अगर ये छोटे छोटे माफियाज चल रहे हैं तो डू समथिंग अबाउट इट। मतलब अगर आपको पता भी है, आई जस्ट सेड इट, छोटे कहेंगे तो शायद कोई कुछ करेगा, बड़े पे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। अच्छा जी, ओके, फाइनली टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन आपको बताएं कि 1965 की पाक भारत जंग में शानदार कारनामे अंजाम देने वाले पाक फ़िज़ाइया के मायानाज हवाबाज
सैफुल आजम बांग्लादेश में इंतकाल कर गए। लिविंग ईगल का एजाज़ पाने वाले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम तवील अरसे से बीमार थे। 65 की पाक भारत जंग के दौरान सैफुल आजम PAF बेस सरगोदा में तैनात थे। भारतीय फौज पर 12 हमलों के अलावा उन्हें एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराने का भी एजाज़ हासिल है और उसी फर्ज शनासी और बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में उन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। सैफुल आजम को इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई जब उन्होंने 1967 की अरब इसराइल जंग में 3 इसराइली तैयारों को तबाह किया और इस गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें उर्दन और इराक़ की हुकूमतों ने फ़ौजी एजाज़ात से भी नवाजा। 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में भी शामिल करते हुए लिविंग ईगल का टाइटल भी दिया, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अजीम जंगी हीरो की वफ़ात पर रंजो गम का इजहार किया। एयर चीफ ने कहा कि सैफुल आज़म एक गैर मामूली फाइटर पायलट थे, उन्हें पेशा वाराना महारत और बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ज़बरदस्त, क्या ऑनर है। और आपने देखा है कि इनकी मुझे तस्वीरें देख के ना मतलब लगता है कि वो दुनिया एकदम से दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाती है। अच्छा जी, आपको एक और ख़बर भी बताएं कि कुछ लोगों को नाम बनाने के साथ मुख्तलिफ़ कारनामों का भी जुनून होता है और ऐसी ही एक अमरीकी खातून है जिनका नाम है कैथी सलिवन। कैथी सलिवन जो है वो 11 अक्टूबर 1984 को डॉक्टर कैथी ने, ये इनके डॉक्टर है वैसे तो, तारीख़ रकम की जब वो खला में जाने वाली पहली अमरीकी खातून बन गई और अब उन्होंने बाय द वे एक और एजाज़ हासिल किया है। डॉक्टर कैथी ने 2004 में एस्ट्रोनॉट हॉल ऑफ फेम में भी जगह बनाई थी। अब एक बार फिर इस हफ्ते कैथी सलिवन अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनी है और उन्होंने किया क्या अब्दुल्ला, इस तरह आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस बार उनका कारनामा रहा समुंदर में 11 किलोमीटर गहराई तक का सफ़र। डेप्थ देखें कि वो कितनी नीचे गई हैं ना करें। और ये हम वर्टिकल बात जी कर जी रहे हैं। बिल्कुल। और समुंदर में इतनी गहराई तक सफ़र करने वाली ये 8वीं शख्सियत और पहली खातून है। आपको पता है ना वो कितना वेट ऑफ वाटर हो जाता है कि आप इतना नीचे, इफ़ यू आर नॉट इन अ स्पेशल क्राफ्ट तो आप फिर इतना नीचे पानी में नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा वजन होता है, पिच डार्क होता है। तो शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू डू दैट। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।